नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्ते, अ, नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूँगा कि अगर अभी तक उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे कार्यक्रमों को देखें, अपनी टीका-टिप्पणियाँ दें। अभय सर ये दिल्ली के इलेक्शन का माहौल तो काफ़ी चुनावी पारा जिसे बोलते हैं, तेज़ी से माहौल बढ़ा है, चुनावी पारा चढ़ रहा है। तो उसमें अलग-अलग तरीके के आरोप-प्रत्यारोप एक-दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर उस दिन काफ़ी चर्चा होती है। मिसाल के तौर पर कल अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह कह दिया जाना कि पूर्वांचली तो नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार शब्द का इस्तेमाल किया था कि वहाँ से मतदाताओं को लाकर और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसे पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ा गया। इस तरह के मुद्दों का कितना असर पड़ता है? क्या कोई एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कि चुनाव का रुख बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ दे? इस तरह की बयानबाजी देखिए, से? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को जो मुद्दा बनाया है, पहले अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को मुद्दा बनाया था कि भाई उनके नाम वोटर लिस्टों से काटे जा रहे हैं। अच्छा, अब अ, अरविंद की एक बात का एक हिस्सा निकाल कर भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया है। ये बात सही है कि पूर्वांचली दिल्ली चुनाव में एक मुद्दा है, मैं ये मानता हूँ। और वो मुद्दा किस तरह का है? वो दरअसल पूर्वांचलियों की वजह से, पूर्वांचलियों का मतलब है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। ज़रूरी नहीं कि वो भोजपुरी बोलते हों। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है तो वो भी दिल्ली के संदर्भ में वो पूर्वांचली है। और पूर्वांचलियों का दूसरा मतलब है गरीब आदमी, निचले तबके का आदमी, निम्न वर्ग का आदमी, निम्न वर्ग से भी नीचे है जो आदमी, जो ई-रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो पटरी रेहड़ी पे है, जो कचौड़ी बना के बेच रहा है, जो मूंगफली बेच रहा है, वो पूर्वांचली है, रिक्शा चला रहा है। तो ये जो पूर्वांचली है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक इसके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं कर पाई है। अभी तक ये पूर्वांचली मानता है कि भाजपा पंजाबी बनियों की पार्टी है। उन पंजाबियों की पार्टी है जो विभाजन के समय शरणार्थी के तौर पे आए थे और बाद में दिल्ली के जो मूलवासी थे, लोकतांत्रिक प्रतियोगिता में अपनी संख्या के दम पर इन पंजाबियों ने उन मूलवासियों को पीछे छोड़ दिया। बाद में पूर्वांचलियों ने, यूपी और बिहार के लोगों ने आकर इन जो चुनावी जीत की कुंजी है, वो इन पंजाबियों से छीन ली। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करने के बावजूद, ऐसी बात नहीं उसने कोशिश न की हो, कोशिश करने के बावजूद इनके अंदर अपने लिए हमदर्दी नहीं पैदा कर पाई। विधानसभा के संदर्भ में, लोकसभा में तो उनके वोट उन्हें काफी मिलते हैं, विधानसभा के संदर्भ में वो हमदर्दी इनके लिए नहीं पैदा कर पाई। ये थोड़ा ताज्जुब भी लगता है। उसने मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया, सतीश उपाध्याय को अपना अध्यक्ष बनाया। मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के काफी विख्यात चेहरे हैं। इसके बावजूद भी वो पूर्वांचलियों में कोई जगह नहीं बना पाए। अब भाजपा की वजह से मनोज तिवारी को तो वोट मिलते हैं, सांसद का चुनाव जब वो लड़ते हैं, लेकिन मनोज तिवारी की वजह से भाजपा को विधानसभा में कोई वोट नहीं मिलता, या काउंसिल के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में कोई वोट नहीं मिलता। ये स्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूर्वांचलियों के वोटों में कुछ वो हिस्से बांट करे आम आदमी पार्टी के साथ, इसलिए उसने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव के दौरान इस तरह की बात करने से पूर्वांचली भाजपा के पक्ष में जाएंगे। उसका कारण है दिल्ली के वोटर की प्रकृति। दिल्ली का वोटर भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव जिता चुका है लोकसभा का, और हर बार जिताता है। उसमें पूर्वांचली भी शामिल है, और पूर्वांचलियों में हर तरह के लोग हैं। पूर्वांचलियों में ऊंची जातियों के लोग हैं, पूर्वांचलियों में ओबीसी हैं, पूर्वांचलियों में दलित हैं, और मैं तो मानता हूं बहुत सारे पूर्वांचली मुसलमान भी भारत में हैं, वो दिल्ली में है। तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचलियों को एक श्रेणी बना के देखना, और भाजपा उनको चाहती है कि अपनी ओर थोड़ा आम आदमी पार्टी से खींचे, ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा करने के लिए उसे काफी पहले से कोशिश करनी चाहिए थी, और ये दिखाई पड़ना चाहिए था कि भाजपा का नेतृत्व अब पूर्वांचलियों के हाथ में है, जो कि इस वक्त नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी के पास कई अच्छे पूर्वांचली चेहरे हैं,
जो पूर्वांचलियों के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें वो पेश कर सकती है। संजय सिंह उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, जो लगातार आम आदमी पार्टी ने उनको सांसद बना रखा है, खुद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ही वो राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी का काम उत्तर प्रदेश में देखते हैं संजय सिंह। फिर मनीष सिसोदिया हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो काफी ऐसे चेहरे हैं भाजपा आम आदमी पार्टी के पास जो कि पूर्वांचलियों में लोकप्रिय हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनसे पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी से कुछ खास मात्रा में छीन पाएगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के बयान को एक तरीके का असुरक्षा बोध माना जाए या एक संभावित खतरे के रूप में कि जो अलग-अलग तरीके के मतदाता बन रहे हैं, खासतौर पे अगर वो मिसाल के तौर पर ऊंची जाति का व्यक्ति है उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो वो भाजपा समर्थक ही आमतौर पर होगा। और मुझे कई मित्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस पर है कि जैसे जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी आए हैं बाहर से, उनको भी मतदाता बनाया जाए। और आमतौर पर वो अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण भाजपा के ही समर्थक होते हैं। तो क्या एक डर भी है आम आदमी पार्टी के मन में, आपको लगता है? नहीं, देखिए ये तो बात सही है। मैं तो मानता हूं कि पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वोट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अगर नहीं मिलता होता तो भारतीय जनता पार्टी को 50, 55, 56% जो वोट लोकसभा मिलते हैं वो कहां से आते हैं? क्योंकि दिल्ली के कुल मतदाता मंडल में पूर्वांचलियों की संख्या सबसे बड़ी है। दिल्ली के मतदाता मंडल में पूर्वांचलियों के बारे में माना जाता है कि वो 38 से 40% है। तो जो वोट 38 से 40% भाजपा के अंदर है, वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देता है। वो भाजपा को वोट देने के खिलाफ नहीं है हिस्सा ये। लेकिन क्या वो विधानसभा के चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए तैयार है? ये एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल को इस तरीके से समझा जाना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनाव में वो विधानसभा में भाजपा को वोट देने से झिझकता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्थानीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है। दूसरी समस्या दूसरी उलझन पूर्वांचलियों के दिमाग में ये होती है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अमीर तबकों की पार्टी है, और ये तमाम तरह के सर्वेक्षणों में भी निकल के आती है बात। तो जो वर्गीय अंतर्विरोध है अमीर और गरीब का, वो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उतना नहीं दिखाई पड़ता, राष्ट्रीय मुद्दों के चक्कर में वो उतना नहीं रहता, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अपना चेहरा दिखाता है, वर्गीय अंतर्विरोध। पूर्वांचली का मतलब है गरीब, मेहनतकश, कम आमदनी वाला व्यक्ति। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको राहुल गांधी ने कभी एक मुहावरे में कहा था कि ये सूट बूट की पार्टी है, उस तरह की पार्टी के तौर पर पूर्वांचली लोग भाजपा को देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी एक मुद्दा उठाया है कि जो जाट लोग हैं, उनको केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण प्राप्त नहीं है, और जो दिल्ली में वो आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन करने के लिए जाते हैं, तो इन जाटों को, खासतौर पे जो हरियाणा के हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, दिल्ली के जो हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है। उनका मुख्य मुद्दा यही था। क्या इस तरह के मुद्दे उठाना काफी प्रभावी साबित होंगे, भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से डिफेंसिव मुद्रा में ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस डिफेंसिव मुद्रा में चली जाएगी। हर एक नेता चुनाव के वक्त विभिन्न मतदाता मंडल के जो विभिन्न हिस्से हैं, जो समुदायों द्वारा परिभाषित होते हैं, जातियों द्वारा परिभाषित होते हैं, उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और उसके लिए सोचता है कि ऐसी कौन सी बात की जाए जो सीधे सीधे इनके मन को स्पर्श कर सके। अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और एक हद तक दिल्ली के जो जाट मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान आंदोलन चल रहा है, और पंजाब के भी जाट जोड़ लीजिए आप, कि बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन इस वक्त खबरें बना रहा है। डल्लेवाल वहां पर अनशन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे मोगा में कितनी बड़ी जबरदस्त किसानों की रैली हुई है, और किसानों की इस रैली में जाट समुदाय का बहुत महत्व है किसानों के इस आंदोलन में। तो ऐसी स्थिति में अगर जाटों का मसला अरविंद केजरीवाल उठाएंगे तो उससे ना फायदा ही हो सकता है, उन्हें नुकसान नहीं हो सकता। भाई पिछली बार जो जाट प्रभाव की जो सीटें थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। पूर्वांचली प्रभाव की सीटों में भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। मुसलमान प्रभाव की सीटों में भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। अगर ऐसी बाजी नहीं मारते तो उन्हें 62 सीटें कहां से प्राप्त होती।
मैं एक चीज़ ये नोटिस कर रहा था, जैसे आज भी मैं खबर देख रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ शराब नीति के कारण से। उसके पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो मुख्यमंत्री निवास था, शीश महल जिसे कहा जाता था, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और कई सारे लोग जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो भी इस बात को लेकर एक भाव-भंग बना रहे थे कि इस तरह का घर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या आम आदमी पार्टी इन मुद्दों का सही तरीके से जवाब दे पा रही है? या वो कुछ दूसरे नैरेटिव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर वो खामोश हैं? देखिए, उन्होंने शीश महल का सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी राजमहल का सवाल उठा रही है और बहुत वैसे भी वीडियो आप देखें, दूसरी पाले की दूसरी तरफ देखें तो इस वो पूरी लिस्ट आ रही है, बार-बार वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी कितना हज़ारों करोड़ कितना बड़ा शायद 27 2,700 करोड़ की उन्होंने एक रकम बताई है कि वो प्रधानमंत्री के उसमें खर्च हुए हैं। तो और टीवी चैनल पे भी बहस होती है, वहां पर टीवी एंकरों से भी आम आदमी पार्टी के लोग बहस करते हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये मतदाताओं के एक हिस्से को थोड़ा प्रभावित तो करती है, लेकिन ये चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा नहीं करती। निर्णायक भूमिका अदा करेगी कि जो सब्सिडीज के और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीमें पार्टियों द्वारा घोषित की जा रही हैं, वो दिल्ली के चुनाव में वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। उसमें वोटरों को ये देखना होगा, वोटर ये देखेंगे कि आ, वो अरविंद केजरीवाल की वो अरविंद केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल के वायदों पर भरोसा करें, कांग्रेस के वायदों पर भरोसा करें कि भाजपा के वायदों पर भरोसा करें। ये चीज देखनी होगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम ज्यादा है। हर बार जब कोई पार्टी प्रचार का नैरेटिव चलाती है तो कुछ ना कुछ फायदा वगैरह होता है उसको, ये बात सही है, लेकिन वो फायदा इतना कम होता है कि उसके आधार पर चुनाव की जीत हार तय नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार के सवाल पे एक ही चुनाव हुआ पिछले दिनों, जो निर्णायक हुआ वो चुनाव था कर्नाटक का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी निशाना बनी, भाजपा की सरकार को भ्रष्ट माना गया। बाकी तो कहीं भ्रष्टाचार के सवाल पर ऐसा कोई चुनाव होते हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इसके ऊपर डिस्कोर्स चल रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे निकला वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह को उद्धृत है, बताते हैं कि उन्होंने देखिए क्या कहा, हमारे खिलाफ कुछ भी बरामद नहीं हुआ, सब झूठ है। वो भी अपनी बात कह रहे हैं, ये भी अपनी बात कह रहे हैं, एक दूसरे की बातें काटी जा रही हैं। अंततः फैसला इस बात पे होगा कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को शासन प्रशासन के दायरे में राहत दे पाई है। अगर राहत दे पाई है तो किन तरह के लोगों को राहत मिली है, महिलाओं को कितनी राहत मिली है, ऑटो वालों को कितनी राहत मिली है, टैक्सी वालों को कितनी राहत मिली है, गरीब लोगों को कितनी राहत मिली है, ये चीज महत्वपूर्ण ज्यादा होगी। कई लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा पीछे किया है दिल्ली के चुनाव में। खासतौर पे इसके बारे में एक उदाहरण दिया जाता है कि अजय माकन ने एक दिन कहा था कि मैं अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा देवेंद्र यादव के साथ और मैं बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस खुद को थोड़ा सीमित कर रही है या फिर वो आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है अभी भी? अब इसमें इसका सही कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। एक अंदाजा मैं लगा सकता हूं। अंदाजा ये है कि पहले तो अजय माकन ने कहा कि ये फर्जीवाल है और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया। तो उसके बाद लगता है कि कहीं ऊपर से कहा गया होगा कि आप ये सब मत कीजिए, मत इस हद तक मत जाइए, चुनाव लड़ना है चुनाव लड़िए, इस हद तक मत जाइए। तो अब छोटा संघी कहा जा रहा है उनको, ये सब बातें कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस की जो चुनावी मुहिम है वो बढ़ नहीं रही है, उसमें कोई उछाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा उछाल हो उसमें, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के तौर पर कांग्रेस की टिकट में कोई दम नहीं है। अगर पूरे दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव पिकअप होगा, कांग्रेस का चुनाव ऊपर उठेगा, तो फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार हैं, जैसे अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं, आतिशी के खिलाफ लड़ रही हैं, या दीक्षित लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनका चुनाव भी थोड़ा बहुत उठ सकता है।
लेकिन कांग्रेस का चुनाव उठते हुए दिखता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2015 में अलका लांबा ने चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें 50% वोट मिला और उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को हराया कांग्रेस के, जो उस इलाके में आज भी बहुत लोकप्रिय है, उस वक्त भी बहुत लोकप्रिय था। प्रहलाद सिंह साहनी को कोई चुनाव नहीं हारते थे। साहनी साहब कोई चुनाव नहीं हारते थे। साहनी साहब का वोट घटकर 24% रह गया और अलका लांबा ने उनको जबरदस्त तरीके से अच्छे मार्जिन से हरा दिया। उसके बाद में अलका लांबा ने पार्टी बदल ली। अगले चुनाव में वो चांदनी चौक से ही कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ी और प्रहलाद सिंह साहनी आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े। अब आप अंदाज लगाइए, अलका लांबा, इनको पिछले चुनाव में 50% वोट मिले थे। आप अंदाज लगाइए कमल जी कि उनको चांदनी चौक में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कितने वोट मिले होंगे। जरा बताइए मुझे, अंदाज लगा के आप थोड़ा कयास लगाइए। 25-30% हो सकता है मिले हों। 5%। उनका वोट परसेंटेज 50% से घट के 5% पे आ गया और प्रहलाद सिंह साहनी का वोट प्रतिशत 24% से बढ़कर 65% पे पहुंच गया। मैं केवल ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी के टिकट में कितना फर्क है। कांग्रेस को इतने कम वोट मिलते हैं दिल्ली में कि वो एक तरह से वोट कटवा पार्टी भी नहीं रह गई है। मतलब वोट कटवा पार्टी को कम से कम इतने वोट तो लेते हुए दिखने चाहिए ना, इसमें दिखाई पड़ा कि वो नतीजे पे असर डाल पा रहा है, वो भी नहीं हो पाता है। ये एक ऐसी स्थिति है, इससे नहीं लगता कि कांग्रेस इस चुनाव में अभी एक प्रभावी ध्रुव है। हालांकि अभी समय काफी है, इसलिए आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते। अभी की स्थिति में जो दिखाई पड़ रहा है, हमारे मित्र संजय कुमार भी एक जगह मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि आज की तारीख में या 2-3 दिन बाद अगर चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता, कोई मुद्दा आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जो गेम चेंजर साबित हो। अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो दिक्कतों का सामना कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस और भाजपा से उसका मुकाबला किया जाए तो वो काफी मजबूत स्थिति में। इंडिया ब्लॉक को लेकर बहुत सारे विश्लेषण पिछले दिनों हुए और ये कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर एक तरीके का संघर्ष दिख रहा है, कई पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, इसलिए इंडिया ब्लॉक जैसी चीज तो बिखर ही गई है। तो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव के लिए ही थी और हम केंद्रीय मुद्दों पर एक साथ आ सकते हैं। तो क्या आप, मुझे तो ये लगता है कि एक बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि दो पार्टियां हैं तो एक आमने सामने चुनाव लड़ेंगी ही। या फिर हम सच में कहें कि इंडिया गठबंधन जैसी चीज पूरी तरीके से बिखर गई है और वो आगे, मिसाल के तौर पर लोकसभा के अगले अधिवेशन में एक साथ आ ही नहीं सकते। क्या ऐसी स्थिति देखिए, है? इसमें बड़ी, ये बहुत ही नादान किस्म की बहस है। मतलब ये बहस करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए चर्चा की जाती है, उसमें अभी अभी जो कुछ दिन पहले ही घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को पूरी तरीके से भुला दिया जाता है। कुछ दिन तो छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही जो एक देश एक चुनाव के ऊपर जो कमेटी की बैठक हुई थी, उस कमेटी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने वही स्वर अपनाया जो इंडिया ब्लॉक का स्वर है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है, उसने भी वही स्वर अपनाया जो कि इंडिया ब्लॉक का स्वर है। अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय और विधानसभा चुनाव के स्तर के चुनावों को नजरअंदाज करेंगे, तो आप पाएंगे कि इंडिया ब्लॉक का स्वर न केवल मजबूत हो रहा है, बल्कि उसमें ऐसी पार्टियां भी उसके नजदीक आते दिख रही हैं जो दरअसल उसमें नहीं है। अच्छा, ये गलतफहमी इसलिए भी फैलती है कि उसका कोई दफ्तर नहीं है इंडिया ब्लॉक का, उसका कोई सचिवालय नहीं है, उसका कोई संयोजक नहीं है, उसका कोई घोषणा पत्र नहीं है, उसका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, उसके कुछ प्रवक्ता नहीं है। ये अगर सब उसका एक सांगठनिक ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो ये बहस होना इस तरह की से बंद हो जाएगी। मैं तो मानता हूं कि इंडिया ब्लॉक कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हालत में है। जब भी अडानी के मुद्दे को केवल अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मुद्दों पर जो गैर भाजपा विपक्ष है वो तकरीबन एकजुट है, या गैर एनडीए विपक्ष है वो तकरीबन एकजुट है। और कुछ मुद्दों पर तो एनडीए के प्रमुख घटक भी इंडिया ब्लॉक की भाषा बोलते हैं। इसलिए इंडिया ब्लॉक के निधन की घोषणा कर देना ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक नादानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति हमेशा व्यवहारिक दृष्टि से होती है। आप जरा सोचिए कि अगर आम आदमी पार्टी के बजाय
ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन किया होता, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया होता, राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का समर्थन किया होता, द्रमुक ने कांग्रेस का समर्थन किया होता, तो क्या कांग्रेस के वोट 4.25% से बढ़ के 40% तो पहुंच जाते? तो कोई तो कोई क्या क्या ये नेता इतने पागल हैं कि ये लोग दिल्ली में मानेंगे कि कांग्रेस हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को? और इस मामले में इंडिया ग्रुप के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बिल्कुल दिमाग साफ है। मैंने जैसे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता है किशोर तिवारी, उनको बोलते हुए सुना, मेरे साथ चर्चा में थे, तो साफ कह रहे थे कि जब बंगाल में चुनाव होगा तो हमारी नेता ममता दीदी होंगी, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हमारे नेता अखिलेश जी होंगे, जब बिहार में चुनाव होगा तो हमारे नेता तेजस्वी होंगे, जब दिल्ली में चुनाव होगा तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल होंगे, और जब देश का चुनाव होगा तो राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े नेता होंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी को प्रति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो हमारी 40 सीटें बढ़ जाती। तो कांग्रेस इसमें झिझक गई करने में। लगभग यही बात सब लोग कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे थे, सब लोग यही इसी तरीके से बोल रहे थे। तो इंडिया गठबंधन की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका दिमाग इस मामले में पूरी तरह साफ है कि जब राज्यों के चुनाव होंगे तब इंडिया गठबंधन और उसके घटक दलों की भूमिका क्या होगी, और जब लोकसभा चुनाव होंगे तब उनके घटक दलों की भूमिका क्या होगी। हम अपनी बातचीत को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में कल चूंकि साप्ताहिक संस्करण होगा तो अभय जी और आनंद जी दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।